नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंगवे में। मैं हूं चंदन वर्मा और आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं जनरल साइंस। जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 9 में हम लोग चल रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 का दूसरा लेक्चर ये है। दूसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे दिव्यांगता राष्ट्रीय और एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किया जा रहा है दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति। तो सबसे पहले ये जानें कि चैप्टर का नाम क्या है। यदि आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि चैप्टर का नाम है दिव्यांगता, कह सकते हैं डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी में क्या होता है, आप कह सकते हैं कि समाज में जो भी चल रहा है, जो भी हैंडीकैप विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके प्रति समाज का क्या सोच रहता है, क्या सोचते हैं लोग, उसी का अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमने क्या क्या देखा था कि किस तरह दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, बहुत सारे टाइप के विकलांग होते हैं, डिस्क्लेसिया, डिस्ग्राफिया, इस तरीके का 21 प्रकार के दिव्यांगता होती हैं। उसमें से कुछ का मैंने आपको बताया था। आज हम देखेंगे कि उन दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं, लोग क्या प्रयास कर रहे हैं या सरकार क्या प्रयास कर रही है, क्योंकि उनको भी हमें मुख्य धारा में लाना जरूरी है, उनके प्रति सोच बदलना जरूरी है। और आज जो सामान्य व्यक्ति काम कर सकता है, देखा जाए तो एक दिव्यांग व्यक्ति भी इस तरीके का काम कर रहा है, चाहे वो पैरा ओलंपिक गेम की बात हो या फिर एशियन गेम्स की बात हो या फिर कहीं भी गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में वो लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्हें मुख्य धारा में लाना और हमें हमारे समाज में जो उनके प्रति विचार है उनको चेंज करने का प्रयास सरकार कर रही है। तो आज देखेंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किया जा रहा है। तो देखते हैं दिव्यांगता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास क्या है। भारत का संविधान क्या बोलता है? भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय व गरिमा का संविधान या एक समानता रखता है। आप समझिए, भारत का संविधान क्या रखता है? हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो दिव्यांग हो या सामान्य हो, सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए, उन सबके लिए समान स्वतंत्रता है, न्याय भी सबके लिए समान होना चाहिए, उनकी गरिमा और उनका जो गौरव है उनके प्रति, मतलब सरकार संविधान में ही लिखा गया है कि सभी व्यक्ति एक समान है। ठीक है, तो ये यहाँ पे यदि किसी दिव्यांग व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसी तरीके से संविधान में उसी तरीके से सजा देने का प्रावधान है जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, या फिर एक सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसको क्या सजा दिया जाए, और दूसरे किसी दिव्यांग व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा घटना होता है तो अपराधी को किस तरीके का सजा दिया जाए, ये सब कुछ समान अधिकार दिया हुआ है भारत के संविधान में। अब देखते हैं दिव्यांगजनों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत दिव्यांगों के पुनर्वास सेवाओं के लिए 7 जगहों पे राष्ट्रीय संस्थान बनाए गए हैं। भारत यानी पुनर्वास, कोई विकलांग व्यक्ति है उनको उत्थान के लिए, उत्थान कहते हैं उनका विकास किस तरीके से हो। यदि सरकारी नौकरी में 2 है 3% उनको छोड़ दिया जाए, अच्छे पदों पे भी वो जा सकें, स्पोर्ट्स में, गेम में पार्टिसिपेट कर सकें, इस विषय पे इसके लिए कोई ना कोई संस्थान होना जरूरी है जहां वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें, जहां उन्हें कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बता सकें। तो इस तरीके से उनके पुनर्वास के लिए 7 जगहों पे राष्ट्रीय संस्थान बनाए गए हैं, जो जगहों के नाम हैं न्यू दिल्ली, देहरादून, कोलकाता, सिकंदराबाद, मुंबई, कटक और चेन्नई। ये 7 जगहों पे उनके पुनर्वास के लिए दिव्यांग व्यक्तियों का भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पे एक संस्थान बनाया हुआ है और उस संस्थान के थ्रू पूरे देश में
अलग अलग, जैसे कि हाथ से कोई विकलांग है तो उनके लिए यहाँ पे पुनर्वास संस्थान है, यदि दृष्टिबाधित कोई है, अंधा है, तो उसके लिए यहाँ पे है। इस तरीके से 7 जगहों पे बनाया हुआ है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ये कह रहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक पैरा ओलंपिक गेम भी होता है, जो कि ओलंपिक के बाद, जो कि ओलंपिक के बाद सेम अगले कुछ दिन बाद पैरा ओलंपिक भी गेम होता है, जिसमें दिव्यांगजन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन सन 1960 में रोम में किया गया था। पहला पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन 1960 में रोम में किया गया था। ठीक है, तो याद रखना, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पहला ओलंपिक गेम, पैरा ओलंपिक गेम कब खेला गया था या कहां पे खेला गया था। अब आप सोचेंगे तो हिस्ट्री का क्वेश्चंस आ गए, लेकिन नहीं, ये इसका भी क्वेश्चंस हो सकता है। ठीक है, अगला चलते हैं अगले पॉइंट में। अगले में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। दिव्यांग जनों के प्रति सामाजिक दायित्व। अभी तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है, अब हमारे समाज में क्या इनका, हमारे सामाजिक लोगों का, सामान्य लोगों का क्या दायित्व है दिव्यांग जनों के प्रति, दिव्यांग लोगों के प्रति क्या होना चाहिए। तो देखते हैं, दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं। यदि आपका कोई साथी मित्र दिव्यांग है, मंदबुद्धि का है, कह सकते हैं गूंगा है, तो उसके उस चीज का उस कमी को नजरअंदाज करते हुए उसके आत्मविश्वास को बढ़ाएं। ये सामाजिक दायित्व बता रहा है, दिव्यांगता के प्रति हमारा यह सामाजिक दायित्व होना चाहिए। दूसरा कहता है, उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। आप क्या करेंगे, यदि उनकी कार्य क्षमता कम है फिर भी उनका ऐसा प्रयास करें, नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, दौड़ो, और उनका ऐसे प्रयास करें, उनको मुख्य धारा में हर जगह, कहीं यदि सामाजिक बैठक हो रही है, यदि सारे लोग सामान्य हैं और कोई दिव्यांग व्यक्ति आ गया, तो उन्हें उस तरीके का मतलब बिहेव न किया जाए, व्यवहार न किया जाए कि उसे ये फील हो, महसूस हो कि मैं दिव्यांग हूं, मुझे साइड कर दिया गया है, मुझे अकेला छोड़ दिया गया है। उन्हें अपने मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें। दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें। अभी दिव्यांग जन हैं, उनको सरकारी नौकरियों में छूट दी जा रही है, आरक्षण दिया जा रहा है। पहले 3% था, फिर 5% हुआ, फिर अभी 4% है। तो देखिए, अभी उनको बताना है कि भाई सरकारी नौकरी है, टीचर का है, आपका IAS PCS तक में भी दिव्यांगजनों का, या हर समूह के हर तरीके के सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण सरकार ने लगा रखा है, उसमें दिव्यांगजन हो सकते हैं। तो अपने साथियों को इसके प्रति कि भाई सरकारी नौकरी करो, या आप, तुम्हारे लिए तुम कर सकते हो, इस तरीके से उन्हें प्रोत्साहित करें और उनको जागरूक बनाएं, उन्हें बताएं कि भाई ये नौकरी आई हुई है, इसमें तुम्हारा भी आरक्षण है और तुम भी कर सकते हो। उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद दें ताकि वो भी पूरे आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सके। उन्हें क्या करना है, मतलब सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए, जैसे हम नॉर्मल लोग जीते हैं, उनके लिए भाई खाना, रूटीन उनके हमेशा साथ रहें, उनका सहयोग करें, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएं, जागरूक रखें, ताकि वो भी पूरे आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सके। जैसे मैं बताया था कि वो समाज में बैठे हुए हैं, सामाजिक लोगों के बीच में, तो उन्हें ये फील ना हो, ये महसूस ना हो कि वो दिव्यांग हैं या विकलांग हैं, या उनका कोई एक अंग पूरी तरह से काम नहीं करता है, गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, इस तरीके का उन्हें महसूस ना हो। तो ये हमारा सामाजिक दायित्व है दिव्यांगजनों के प्रति। अगला देखते हैं, दिव्यांगता का प्रमाण यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी।
तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट कहां से मिलता है और कैसे पता चलता है कि वो कितना है? तो 40% या उससे अधिक किसी भी प्रकार की अक्षमताओं वाले व्यक्ति को दिव्यांग कहा जाता है। 40% या उससे अधिक किसी प्रकार की अक्षमता उसके अंदर है, तो वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि 40% है या उससे कम है। तो यदि 40% से ज्यादा है तो व्यक्ति दिव्यांग और या हैंडीकैप है। दिव्यांगता 40% है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया जाता है। वो क्या डॉक्टर चेक करेगा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी पास डॉक्टर ने देखा हाँ भी विकलांग है, कि दोनों पैर नहीं है, ये 60% है, हाथ नहीं है ये 45% है, ये इतना है, इतना परसेंट है, वो एक प्रमाण पत्र जारी होता है। चलिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास फाइनल साइन होने के बाद वो प्रमाणित हो जाता है कि ये व्यक्ति दिव्यांग है। फिर उन्हें सरकार प्रोत्साहित करने के लिए पेंशन भी देती हैं, उन्हें पैसा भी मिलता है उनकी जीविका चलाने के लिए, जितने परसेंटेज या जिस तरीके की उनकी दिव्यांगता रहती है। विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखें, विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। अभी ये तो दिव्यांगता का था। इसी चैप्टर में दिव्यांगता में मैंने बताया था कि एक दिव्यांगता पढ़ना है, दूसरा फर्स्ट एड बॉक्स, चोट लगने पे प्राथमिक उपचार के बारे में हमें कुछ जानना है। तो इस चैप्टर में ये है चोट लगने पर प्राथमिक उपचार। अगला हमारा टॉपिक है चोट लगने पर प्राथमिक उपचार। यदि आप के सामने किसी को चोट लग गया तो किस तरीके से फर्स्ट एड आप देंगे, इस विषय पे आज बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं। प्राथमिक उपचार सिर्फ चिकित्सा सुविधा मिलने के पहले तक पीड़ित व्यक्ति की स्थिति को बिगड़ने से बचाने तथा कुछ आराम देने के लिए होता है। प्राथमिक उपचार चिकित्सा का विकल्प नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि प्राथमिक उपचार जो है चिकित्सा मिलने के पहले की प्रक्रिया है। यदि डॉक्टर के पास जाने से पहले, अभी आप जाते जाते आपको चोट लग गया, पैर की उंगली से खून बहने लगे, तो आप क्या करेंगे? तुरंत डॉक्टर के पास भागेंगे? नहीं, उसको बंद करेंगे। आप कहीं से कपड़ा हो तो उसे बांधेंगे। यदि आपको लग रहा है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए तो उसमें कोई घर से मलहम लगाएंगे या फिर कोई दवा लेंगे, और जैसे ही खून बंद हो जाएगा, लग रहा है कि नहीं जाने लायक है, तो आप उसको दबाए रखेंगे, कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, फिर आप सामान्य काम करने लगेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि चोट लगने पर प्राथमिक उपचार जो है चिकित्सा मिलने के पहले पहले तक का है। आपको लग रहा है कि स्थिति नहीं बिगड़ रही है, आप संभाल सकते हैं तो कर लीजिए। अदरवाइज चिकित्सा लग रहा है कि खराब है, यदि आपका स्थिति खराब होता जा रहा है पेशेंट मरीज का, तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। ये बता रहे प्राथमिक उपचार चिकित्सा का कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर हो गए, आप डॉक्टर नहीं हैं। आप अपने को डॉक्टर, यदि डॉक्टर हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप डॉक्टर मत बनिए, ऐसे कर देते हैं ऐसे कर देते हैं। आप लग रहा है तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए। तो ये चिकित्सा का कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबको जानना जरूरी है। ये जो पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक उपचार पेटी हर घर में होना चाहिए, हर संस्थान में होना चाहिए, या फिर होता है, आपने देखा भी होगा, यहां तक कि अस्पताल में भी होता है फर्स्ट एड बॉक्स। वो तो अस्पताल ही है, हॉस्पिटल ही। आप बोलेंगे इसमें फर्स्ट एड बॉक्स की क्या जरूरत है? तो यदि अस्पताल में भी कुछ ऐसा छोटा मोटा होता है तो सबसे पहले हम प्राथमिक उपचार करते हैं, उसके बाद से आगे के लिए उसको डॉक्टर के पास भेजते हैं। अच्छे डॉक्टर देखेगा, उसका किस तरीके का इलाज या ट्रीटमेंट किया जाए उसको करते हैं। तो देखते हैं क्या बोले, फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक उपचार पेटी। बॉक्स में रखे गए प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री को फर्स्ट एड बॉक्स या प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं। आपने देखा होगा ऐसा रहता है, ऐसा इसमें लॉक लगा रहेगा, ठीक है, और इस पे लिखा रहेगा फर्स्ट एड बॉक्स, और उसमें ऐसे रेड का
निशान रहेगा। यानी ये इसमें कुछ दवाएं रखी गई हैं जो कि प्राथमिक उपचार के लिए है। तो आप भी अपने घरों पे रख सकते हैं। और उसमें क्या क्या दवाएं रखते हैं इस अगला पॉइंट में देखते हैं कि उसमें क्या क्या दवाएं रहती हैं। यानी फर्स्ट एड बॉक्स में आपको क्या क्या रखना है, यानी कुछ भी उठा करके उसमें रख दिया। इलाज के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तो आप जनरल चीजें आप समझ सकते हैं कि रुई चाहिए, कपड़ा चाहिए, कोई एंटीसेप्टिक चाहिए, कोई मेडिसिन चाहिए जैसे पैरासीटामोल चाहिए, सर दर्द की चाहिए, ओआरएस घोल चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या रखते हैं उसमें फर्स्ट एड बॉक्स में। एफएडी में फर्स्ट एड बॉक्स में अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियां, पिन, कैंची, डॉक्टरी, थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया छोटा हो, माचिस, टार्च, कपची आदि। क्या क्या रखेंगे, अस्पताल में उपयोग की जाने वाली, अस्पताल में ये सारी चीजें उपयोग होती हैं तो बड़े लेवल पे होती है, आपको छोटे छोटे में रखने हैं क्योंकि इस छोटा सा बॉक्स में जितना आ जाए। और ये सामान रखने हैं, तो क्या क्या रखने हैं, रुई, पट्टियां, पिन, कैंची, डॉक्टरी, थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया जो कि छोटा हो, माचिस, टार्च, कपची आदि। अब इसकी मैं बात करूं तो आप इतने सामान या इससे और भी ज्यादा सामान रख सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये भी रखना चाहिए, ये भी रखना चाहिए, हैंडी प्लास्ट भी रखना चाहिए। अब उपयोग क्या होते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए चोट लगा और अभी रुई चाहिए, या कहीं से ब्लीडिंग होने लगी तो रुई चाहिए, कहीं से पल्स निकल रहा है, घाव हुआ है तो रुई चाहिए। तो आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े, आप सीधे जाएंगे और फर्स्ट एड बॉक्स में से निकाल करके लगा देंगे। बुखार हुआ है, इधर उधर डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है आप फर्स्ट एड बॉक्स में से निकालिए और उसको मरीज को दीजिए ताकि पता चले, उसके मुंह में या कांख में डालिए ताकि उसका टेम्परेचर पता चले, ठीक है, कि बुखार है, कितना है, क्या नहीं है। गिलास, साबुन, तौलिया छोटा सा होना चाहिए पोंछने के लिए, यदि पसीने, गर्मी या कुछ ऐसा चीज लग रहा है कि तौलिया से, बड़ा तौलिया लेंगे तो फर्स्ट एड बॉक्स तौली से ही भर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में बोलता है, हाँ, कुछ दवाइयां होनी चाहिए। देखिए दूसरा पॉइंट बोला है कुछ दवाइयां होनी चाहिए उसमें, जैसे पैरासीटामोल होना चाहिए, डिटॉल होना चाहिए, ग्लूकोज, ओआरएस का पैकेट, पेन बाम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि। ये सारी चीजें क्या हो, इसमें होना चाहिए। कुछ दवाइयां भी होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में, जैसे पैरासीटामोल हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, आपका पेन बाम हो गया, नमक, शक्कर, ओआरएस का पैकेट हो गया। कोई बेहोश हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसको ओआरएस का घोल पिलाना है, तो आप डॉक्टर और अस्पताल दूर है या डॉक्टर का घर दूर है, तो आप क्या करेंगे, पहले वहीं पे पिला लीजिए, शायद होश में आ जाए। तो फर्स्ट एड बॉक्स हर घर में होना चाहिए, रखना चाहिए, और उसका किस तरीके से उपयोग होता है ये जानना चाहिए। आगे देखते हैं। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स का मैं बता दिया कि कुछ दवाइयां भी होनी चाहिए और रुई, पट्टी, थर्मामीटर, ये सारी चीजें फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करते हैं। चोट लगने पे क्या करना चाहिए, दवा लेने पे क्या करना चाहिए, या फिर हम प्राथमिक उपचार में या किस तरीके से हम ऐसा काम करें कि प्राथमिक उपचार हो जाए। आपको लग रहा है कि ये यहां पे कुछ संभाल सकते हैं या हालत बिगड़ने से पहले, तो उसको संभाला जाए, लेकिन उससे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं जैसे भी तैसे जो भी आया दवा खिला दिया, तो हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूं कि यदि आप मेडिसिन लेने गए दुकान पे, तो आपको मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट देखना है। यदि आप घायल व्यक्ति का रक्त खून कंटिन्यू बह रहा है तो उसको किस तरीके से रोकना है। चोट लग गया है सर में तो क्या करना है, हाथ कट गया है तो उस हाथ को किस पोजीशंस में रखना है, बंदा बेहोश हो गया है तो क्या करना है। इस पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, बात करते हैं। दवा खरीदते समय
निर्माण दिनांक, मैन्युफैक्चर डेट, ये है मैन्युफैक्चर डेट, उस पर लिखा होता है, आपने देखा होगा। एंड एक्सपायरी डेट जरूर देखें, यानी दवा कब बना है और कब एक्सपायर हो रहा है। एक्सपायर के बाद दवा ना खिलाएं। उदाहरण के तौर पे मैन्युफैक्चर डेट ऐसे लिखा रहेगा 12/22, यानी कि वो दिसंबर 2022 में बना है और लिखा रहेगा 12/25, मतलब कि वो दिसंबर 2025 में दवा एक्सपायर हो जाएगा। तो दिसंबर 2025 के बाद वो दवा नहीं खानी है। अब आप बताएं कि या वहां पे लिखा हो 12/22 और यहां पे लिखा हो 6/23, तो अभी 6/23 के बाद आप, यानी जून 2023 के बाद अभी 2024 चल रहा है, तो इसमें आप वो दवा खा सकते हैं? नहीं खाएंगे, वो एक्सपायर हो गया है, आपको नुकसान पहुंचाएगा। चोट गंभीर हो तो चिकित्सक को बुलाना चाहिए या पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाने का प्रयास करना चाहिए। यानी चोट गंभीर है तो तुरंत मैं फर्स्ट एड बता दिया या आप फर्स्ट एड जानते हैं तो तुरंत इलाज चालू करें, ऐसा ना हो, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत इलाज चालू है, चोट गंभीर है, ज्यादा चोट लगा है, उसको बांधिए। यदि सर फट गया है बहुत ज्यादा, आपको लग रहा है ब्लड नहीं रुकेगा, तो उसको ऐसे बांधिए कि ब्लड थोड़ी देर के लिए रुके, तब तक हम डॉक्टर के पास पहुंच जाएं या अस्पताल में पहुंच जाएं। तो चोट गंभीर हो तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए या फिर डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास करना चाहिए। घायल अंग से यदि रक्त बह रहा हो तो उसे बंद करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिक रक्त बह जाने पर प्राणों का खतरा हो सकता है। मतलब कह रहा है कि यदि मान लीजिए सर में चोट लग गया, आपका हाथ कट गया और कंटिन्यू खून बह रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप प्रयास कीजिए कि रोक लें डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले। अदरवाइज ले जाते पता चला कि सारा खून निकल गया तो प्राणों का खतरा हो सकता है, यानी आप मर भी सकते हैं। इसलिए फर्स्ट एड में आपको क्या क्या करना है, तो यदि ब्लड ज्यादा बह रहा है तो आपको पहले रोकने का भी प्रयास करना चाहिए। बहुत ज्यादा तेज चोट लगा है, तुरंत उसको इस तरीके से रोक करके और उसको हॉस्पिटल में या फिर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बर्फ उपलब्ध हो तो उसे साफ कपड़े में लपेटकर चोट वाले स्थान पर रखने से रक्त का बहाव कम होता है। यदि चोट लग गया है, कट गया है और ब्लड कंटिन्यू निकल रहा है, खून निकल रहा है, उस वक्त आपको क्या करना है, यदि बर्फ उपलब्ध है तो उसको साफ कपड़े में डाल करके वहां पे रखने पे ब्लड क्या होगा, ब्लड का बहाव कम हो जाएगा। या फिर चोट लग गया है और फूल गया है, मान लीजिए आपके सर पे ये से फूल गया है, तो इसको भी बर्फ से क्या करेंगे, सेकाई करेंगे या फिर साफ कपड़े में लेकर के वो करेंगे। चोट पे मक्खी नहीं बैठने देना चाहिए। फर्स्ट एड में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एड कहें या फिर आपको जानकारी होनी चाहिए कि यदि चोट लगा है तो चोट पे मक्खी नहीं बैठने देना चाहिए, अदरवाइज वो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना, ऐसा नहीं कि आपको पता है फिर भी लग रहा है कि नहीं इसमें डाउट है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, ये खा सकता हूं या नहीं खा सकता हूं। या फिर चोट लग गया है, बुखार है, तो डॉक्टर से एक बार सलाह लेकर ही दवा खाएं। हो सकता है आपको एलर्जी हो, इसलिए फर्स्ट एड या चोट लगने पे, बीमार होने पे आपको यह सलाह दिया जा रहा है कि डॉक्टर के परामर्श के बिना कोई भी दवा न खाएं। प्राथमिक उपचार पेटी, फर्स्ट एड बॉक्स में मलहम और तेज गंध वाली दवाओं व खाने की दवाओं को अलग अलग रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स है, यहां हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड बॉक्स की, यहीं पे बना देता हूं। फर्स्ट एड बॉक्स है तो उसमें ऐसे पार्ट बन जाए तो और बेटर है। और इसमें क्या करना है, अलग अलग गंध वाली अलग, तेज गंध वाली अलग, लिक्विड का अलग, मेडिसिन का अलग। तो इसमें लिक्विड रखिए, इसमें मेडिसिन रखिए, इसमें मान लीजिए कि गंध वाला रख दिया आपने, ठीक है। और
इसमें पट्टी रख दीजिए, आप इसमें पट्टी रख दीजिए, और तमाम मतलब अलग अलग पार्ट में रखने से क्या होगा, वो मिक्स नहीं होगा, उसमें मिक्स नहीं होगा। ऐसी दवाएं जिनके उपयोग की तारीख निकल चुकी हैं उन्हें प्राथमिक उपचार पेटी से निकाल करके उसके स्थान पर दूसरा दवा रख देना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या करना चाहिए ये भी बता रहा हूं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता है, फर्स्ट एड बारे में सब कुछ पता है, तो आप रेंडमली कुछ दिन पे चेक करते रहिए, यदि उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो उसमें से एक्सपायर दवा जिनका डेट निकल चुका है, एक्सपायर दवा को निकालिए, फेंकिए, उसके जगह पे दूसरे दवा खरीद के लाइए और उसमें जिसका डेट बाकी है उसको उसमें डाल दीजिए। यात्रा पर जाते समय प्राथमिक उपचार पेटी अवश्य साथ ले जाना चाहिए। यदि आप कहीं ट्रेन से यात्रा से जा रहे हैं, विद फैमिली जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, तो कुछ दवाएं ऐसी लेके रखना चाहिए, एक फर्स्ट एड बॉक्स टाइप से, या फिर जैसे आपको सर दर्द होता है ट्रेन में, बस में, या फिर कह सकते हैं कि आप वोमिटिंग होने लगता है, उस स्थिति में आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स बना लेना चाहिए और उसमें अपने काम की दवाएं रख करके जिसमें डेट हो, एक्सपायर ना हो, लेकर के हमेशा यात्रा करना चाहिए। क्योंकि यात्रा के दौरान आपको डॉक्टर मिले ना मिले, लेकिन आपके पास वो दवा रहेंगी तो शायद कुछ देर के लिए आपका इलाज मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें थी जो मैं बताया फर्स्ट एड के बारे में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है दिव्यांगता के लिए, और चोट लगने पे क्या क्या करना चाहिए। कल हम बात करेंगे कि हमने क्या सीखा इस 2 लेक्चर से, और 20 क्वेश्चंस करेंगे। 21वां क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको बताना है। ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर था, विकलांगता से प्रति, या फिर कह सकते हैं कि दिव्यांगता का जो चैप्टर था, ये आपको मतलब आपकी सोच बदलने के लिए था। सामाजिक दायित्व क्या है हमारे सामान्य व्यक्ति का दिव्यांग व्यक्ति के प्रति, सरकार क्या कर रही है, क्या आरक्षण दे रही है, इस विषय पे हमने आज चर्चा किया। कल मिलते हैं कि हमने क्या क्या सीखा, और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको करना है और उसका उत्तर बताना है। तब तक के लिए नमस्कार।